नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले निष्पक्ष न्यूज में बड़ी खबरों की बात। आज सबसे पहले बात होगी कर्नाटक विधानसभा चुनावों की। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली पर घमासान मचा है। बीजेपी आक्रामक तरीके से बजरंग बली के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही है। पूरी डिटेल रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर में आज बात होगी महाराष्ट्र की, एनसीपी की बात, जिसमें नए अध्यक्ष को लेकर अभी भी माथापच्ची चल रही है। आखिर कौन बनेगा शरद पवार का उत्तराधिकारी, सवाल बरकरार है। रिपोर्ट इस पर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर निष्पक्ष न्यूज में होगी बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। पूरी रिपोर्ट आगे आपके सामने होगी। लेकिन चौथी खबर में बात होगी निष्पक्ष न्यूज में देश की राजधानी दिल्ली की। शराब घोटाले में एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। आखिर क्यों, नया मामला क्या है, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पांचवी खबर में बात होगी एक एयरलाइंस कंपनी की। गो फर्स्ट नाम की एयरलाइंस बंद होने की कगार पर जा पहुंची है। कंपनी ने अगले 3 दिन के लिए अपनी तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है। अब इससे यात्रियों पर क्या असर पड़ा है, पूरी खबर डिटेल में आपके सामने होगी। शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका जवाब 5 मई को होने वाली बैठक में आएगा। लेकिन एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलबाजियां तेज हो गई हैं और इस रेस में सुप्रिया सुले का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में अब भी एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार की वापसी चाहते हैं। उन्हें शरद पवार के रहते किसी और का अध्यक्ष बनना गवारा नहीं है। इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। माना कि तू लौट कर अब कभी ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे ना कोई और आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। तुम तक ही जिंदगी थी, इतनी ही कहानी है। मराठा क्षत्रप किसी भी सूरत में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं को कोई दूजा अध्यक्ष गवारा नहीं, कोई भी शरद पवार की तरह प्यारा नहीं। पार्टी के अदना कार्यकर्ता से विधायक सांसद तक हर कोई शरद पवार की वापसी की आस में है। सफाई कर्मी के दिल में भी शरद पवार का ही राज है। पवार साहेबांचे विचार आहेत, शाहू फुले आंबेडकर यांचे त्यांचे विचार आहेत आणि माझं असं मत आहे वैयक्तिक की त्यांनी परत राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद स्वीकारावा। एनसीपी के आम कार्यकर्ता की उम्मीद जो भी हो, नेताओं ने कलेजे पर पत्थर रख लिया है। ये मान लिया है कि पवार साहब अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, जो कह दिया उस पर डटे रहेंगे। लिहाजा अगले अध्यक्ष को चुनने की तैयारियां भी शुरू हो गई। एनसीपी दफ्तर वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के साथ वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात का दौर चलता रहा। लेकिन समर्थकों ने आस नहीं छोड़ी, उम्मीद की डोर नहीं तोड़ी। शरद पवार के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से ही कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। कार्यकर्ता अभी भी लगातार नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शरद पवार फिर से उनकर चाहिए। आज जिंदगी तू आज मेरा हिसाब कर, या हर जवाब दे मुझे या लाजवाब कर। एनसीपी की कमान अब किसको सौंपी जाएगी, इस सवाल पर मंथन भी शुरू हो गया। सिपह सालारों ने इसकी मशक्कत भी शुरू कर दी, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं सूझा। थक हार कर सारे नेता शरद पवार की ही शरण में लौटे। वाईबी चौहान सेंटर में नए अध्यक्ष पर मंथन शुरू हो गया। लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया कि नए अध्यक्ष का फैसला 18 सदस्यों वाली समिति करेगी और इसकी बैठक 5 मई को होगी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। एनसीपी का अगला अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी मीटिंग पिछले 6 मई को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख 5 मई को हो गई है। शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, फौजिया खान, जितेंद्र आवाहट समेत कुल 18 लोग शामिल हैं।
नए अध्यक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करना होगा। हालांकि पवार का साथ तो रहेगा, लेकिन बीजेपी की लहर के आगे एनसीपी के नए अध्यक्ष को मजबूती से मैदान में उतारना होगा। पार्टी में 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिनमें सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुनील तटकरे शामिल हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की माने तो वो अपनी जिम्मेदारी से खुश हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि पवार साहब मान सकते हैं, लिहाजा अभी नए अध्यक्ष की चर्चा तक नहीं है। शरद पवार जी को कल सभी ने, आप सभी लोगों के कल, क्योंकि जो भी उन्होंने घोषणा की, जितना आप लोगों को मालूम था उसी वक्त हमको मालूम पड़ा। तो ऐसा नहीं था कि हमको कोई पहले पूर्व सूचना थी, और उस वजह से हम सभी लोग, मैंने कल ही कहा, बहुतों ने कहा कि हम लोग स्तब्ध रह गए कि अचानक ये क्या, मतलब इस तरह की घोषणा पवार साहब ने की है। किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता, वो भी कोई साधारण कोई नेता नहीं, दिग्गज नेता है, देश के माने हुए जाने हुए नेता है, कद्दावर नेता है। हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए। हालांकि मीडिया ने जब प्रफुल्ल पटेल से उनके भावी अध्यक्ष के तौर पर चर्चा का सवाल दागा, वो सीधे इनकार कर गए। मैं सपने नहीं देखता हूँ मुंगेरी लाल के, और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा फैसला अच्छा ही होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्युलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं कि पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूँ। मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं, और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी, हम सब लोगों ने उसको निभाई है। लेकिन पर्सनल और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। प्रफुल्ल पटेल ने भले ही भावी अध्यक्ष को लेकर किसी शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन सर्वसम्मति की बात कहकर ये इशारा भी दे दिया कि अगर नया अध्यक्ष चुनने की नौबत आई तो पहली पसंद सुप्रिया सुले ही होंगी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत यही मिला कि अजित पवार रेस में पीछे छूट सकते हैं। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है, तो साहब नहीं जा सकते। मेरे जो इधर है वो इधर है। नहीं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अध्यक्ष को? मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा। मेरा सुझाव एक ही है, पवार साहब रहने चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों की राय में भी शरद पवार की सियासी वारिस सुप्रिया सुले ही होंगी। भले ही ये अगर मगर से परे नहीं होगा, अजित पवार भी खामोशी से हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन पलड़ा सुप्रिया सुले का ही भारी रहेगा। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार माने जाने वाली सुप्रिया सुले 3 बार से शरद पवार की पारंपरिक लोकसभा सीट बारामती से सांसद हैं। देश के सभी राज्यों में सुले का अच्छा पॉलिटिकल नेटवर्क है और वो आसानी से हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसके उलट अजित पवार स्वभाव से रूखे हैं। एक बार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी के साथ 4 दिन की सरकार भी बना चुके हैं। एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बाद दूसरा बड़ा चेहरा तो है, लेकिन पटेल किसके हैं, ये सवाल पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी पूछते हैं। वजह है ये कि पटेल की दोस्ती बीजेपी से भी है। ऐसे में 2024 की जंग में पटेल फिट नहीं बैठते। चौथा और आखिरी नाम सुनील तटकरे का है और ये नाम महाराष्ट्र के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले से जुड़ा हुआ है। लिहाजा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी हमलावर हो सकती है। फिलहाल देश की राजनीति में परिवारवाद की चर्चा तेज है। बीजेपी कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, इस दावे के साथ कि उसकी अपनी पार्टी में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यों की राजनीति की बात करें तो बिहार में लालू के बाद तेजस्वी, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, ओडिशा में बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक, झारखंड में शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती ने गद्दी संभाली। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने काबिलियत होते हुए भी भतीजे राज ठाकरे की जगह नए नवेले उद्धव के हाथ में शिवसेना की कमान दी थी। ऐसे में अगर शरद पवार भी सुप्रिया सुले को ही एनसीपी की बागडोर सौंप दें तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से मंच से नारेबाजी की और करवाई, उससे तो यही लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपना योद्धा तैयार कर लिया है। सम्राट चौधरी बिहार का बीजेपी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंच से ही इसकी मुनादी कर दी। मंत्री महोदय ने न सिर्फ बीजेपी के भावी सीएम उम्मीदवार का नाम बताया, बल्कि यूपी की तरह बिहार में एक योगी की जरूरत भी बता दी। सम्राट चौधरी बिहार का गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सम्राट बताया, तो खुद सम्राट चौधरी ने 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का सम्राट बनाने का संकल्प दोहरा दिया। चौधरी ने ऐलान किया कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से नहीं उतारेंगे, तब तक उनके सिर की पगड़ी भी नहीं उतरेगी। 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है, और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अपराधी को छोड़ रही है, और हम भाजपा की सरकार बनेगा तो ये जनता को गारंटी देना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार सारे अपराधियों का इलाज करने का काम करेगी। गिरिराज सिंह की अपील के साथ ही बिहार की सियासत गर्म हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने गिरिराज से ही पूछ डाला, क्या बीजेपी ने आपका पत्ता साफ कर दिया? जो गिनीज बुक में जो पार्टी अपना नाम दर्ज कराती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह का उस सर्टिफिकेट में नाम नहीं देती है, जो पुरखों का अपमान कर दे, वैसी राजनीतिक पार्टी के लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, सम्राट चौधरी जी तो हमारे द्वारा राजनीति में उनका जन्म हुआ, हमने विधायक बनाया, हमने मंत्री बनाया, तो अब भाजपा बदलते दौर में है। आप कड़ा हिंदू हैं, तो आपसे कमजोर हिंदू केवल पगड़ी बांध लेने से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाएगा? बिहार बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उनके पास नीतीश और तेजस्वी के बराबर का कोई नेता नहीं जो अपने दम पर राज्य की राजनीति कर सके, जनता के दिलों में उतर सके। बिहार बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो किसी जाति या समूह पर अपनी उस तरह की पकड़ रखता है जिस तरह की पकड़ नीतीश कुमार कुर्मी वोटों पर और तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादव वोटों पर रखते हैं। आरजेडी की माने तो सम्राट चौधरी लालू विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं, लिहाजा वो क्या खाकर लालू यादव का मुकाबला करेंगे? अब तो ये भी स्पष्ट हो गया ना कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचा था, तो जो हमारे ही विश्वविद्यालय के आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय के छात्र रहे, उन्हीं के ऊपर वो दांव खेल रहे हैं। तो ये अब क्या लड़ाई लड़ेंगे जब हमारे ही पाठशाला से निकले हुए छात्र को वो अपना नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं? इसका मतलब है लड़ाई स्पष्ट है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बचा क्या, और गिरिराज सिंह जैसे नेता के बयान का, उनके किसी घोषणा का, जहाँ बीजेपी में ही कोई असर नहीं है तो बाहर क्या असर पड़ेगा? सच तो है कि गिरिराज सिंह जी खुद ही बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। वो खुद बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनना चाहते थे, कई सालों से प्रयास में थे, उनको नहीं बनाया। एक बात तो तय है कि बिहार में बीजेपी को एक नेता अरसे से चाहिए, पर उसकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही। देखना यह है कि सम्राट चौधरी का नाम कितना सटीक बैठता है। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं की माने तो पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला नहीं लिया है। बिहार में पहली बार बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में किसी एक चेहरे का नाम सामने आया है। उस चेहरे का नाम है सम्राट चौधरी। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड ना ही आरएसएस का रहा है और ना ही बीजेपी का। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी के सभी सीनियर नेताओं में वो बात नहीं थी जो बात सम्राट चौधरी में है, या फिर जातीय समीकरण के आधार पर सम्राट चौधरी को चुना गया है।
कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार पटना, न्यूज़ 24। और अब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। कर्नाटक का चुनावी दंगल जनता के असली मुद्दों से भटककर दरअसल अब विवादित बयानों और धार्मिक नारों के बीच मुड़ गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद पूरी बीजेपी बजरंग बली की भक्ति में इस वक्त लीन हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजरंग बली के जयकारे लगा रहे हैं और जनता से भी बजरंग बली की जय बुलवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये पूछ रही है कि पिछले चुनाव में जो वादा किया उस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। इस सब के बीच पीएम पर विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कितने भूखे हैं, कितने बेघर हैं, बजरंग बली की, कितने बेरोजगारों को नौकरी मिली। चुनावी भाषणों से ये बातें गायब हो गई। बजरंग ना घोषणा पत्र पर मंथन हुआ, ना वादों पर चर्चा चली। पीएम मोदी के भाषणों में भी हाजिर हो गए बजरंग बली। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग बली पर प्रतिबंध का वादा किया। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। लेकिन प्रियंका ने फिर वही सवाल उछाला, कर्नाटक के लिए बीजेपी ने किया क्या? हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1। हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य नंबर। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा, तो क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा मोदी जी आप और अमित शाह जी को मैं चैलेंज देता हूं, आप ऐसा करो जहां सरकारें बीजेपी की है और जहां सरकारें 3 जगह कांग्रेस की है, आप उनको कंपेयर कर लीजिए। गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है, गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है। एक नमूना आपका कर्नाटक ही है। जहाँ जहाँ की सरकारें वहाँ इतना भयंकर करप्शन बढ़ गया है। ये चाल चरित्र चेहरा उसकी बात करते थे, ये जिंदगी भर करते रहे, यहाँ तक पहुँचे तब तक। अब इनका चाल भी बदल गई, चेहरा बदल गया और चरित्र बदल गया है। देश की एक और एयरलाइंस कंपनी दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंची है और कंपनी की तरफ से गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी तमाम उड़ानें बंद कर दी। कंपनी के इस फैसले के बाद कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्री परेशान हैं। आखिर गो फर्स्ट एयरलाइंस इस हालत में कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में। एक साथ दर्जनों फ्लाइट्स शोपीस बन गए। जहां कभी खचाखच भीड़ हुआ करती थी, वहां सन्नाटा पसर गया। जिस काउंटर से लोग टिकट लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते थे, अब उस काउंटर पर घंटों अपनी समस्या बयां करनी पड़ रही है। हालात तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है।
जहां गो फर्स्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नो ऑपरेशनल होने की वजह से सैकड़ों लोगों के सामने बड़ी समस्या आन पड़ी। वित्तीय संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट ने अपनी तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ही सभी को पता चला। गो फर्स्ट ने अगले 2 दिनों तक अपनी तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और इसकी सबसे ज्यादा गाज गिरी है तो वो यात्रियों के, जिन्हें यहाँ से आज फ्लाइट बोर्ड करनी थी। काफी देर से यहाँ मशक्कत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैम अपनी एक ही बात कहे जा रहे हैं कि रिफंड मिलेगा, सिर्फ रिफंड मिलेगा। भाई साहब खड़े हुए इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, कोई हल नहीं निकाल कर दे रहे हैं। लोग अपनी बहस करे जा रहे हैं, रिफंड मिलेगा, रिफंड मिलेगा। सॉल्यूशन निकाल के ये बस जस्ट अपनी बात किए जा रहे हैं कि रिफंड आएगा, रिफंड आएगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि रिफंड की बात की तो जा रही है, लेकिन यात्रियों को इस बात की इंश्योरेंस नहीं है कि रिफंड आएगा या नहीं। तो यानी कि यात्रियों का इस वक्त जो बेबसी है आप देख सकते हैं, और वो बेबसी इस वक्त गुस्से में तब्दील हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइंस के लिए अमेरिकी कंपनी प्रेट एंड विटनी इंजन बनाने का काम करती है। कहा जा रहा है कि इस अमेरिकी कंपनी की ओर से इंजनों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण गो फर्स्ट को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से 25 से ज्यादा विमानों को खड़ा करना पड़ा है। इसके चलते कंपनी के कैश फ्लो पर बेहद बुरा असर पड़ा है। इसका असर यह हुआ कि गो फर्स्ट को अपनी सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कंपनी ने 3, 4 और 5 मई को अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइन की 60% से ज्यादा फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। इन फ्लाइट्स के ग्राउंडेड हो जाने से कई सारे रूट्स पर एयरलाइन की बुकिंग कैंसिल हो रही है। ऐसे में जिन हवाई यात्रियों ने इन 3 दिनों के लिए गो फर्स्ट का टिकट बुक कराया था, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और किस तरह की परेशानियां यात्रियों को आ रही हैं, देखिए गो फर्स्ट की फ्लाइट्स कैंसिल की वजह से। आप की टी शर्ट से हमने पहचाना कि आप एक खिलाड़ी हैं, आपका कल मैच है। कितना जरूरी था और किस तरह की परेशानी? मैम बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी मैं आ रही और इजीली ये बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी बंद हो गई, हमारा तो बड़ा लॉस है। ये नहीं कि ये कुछ हेल्प भी नहीं कर पाए। एटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म अस बिफोर, कल भी कर सकते सो दैट वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर आकर ना इनका स्टाफ कोई हेल्प कर रहा है, ना इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप देख लीजिए हर एक की अलग अलग परेशानियाँ, हर एक का इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम घूमने के लिए वी हैव अ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट वी हैव टू रीच, बट ये कोई हेल्प नहीं कर रहे, ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिला। मुद्दों से किनारा, हनुमान कनारा। कर्नाटक की सियासी पिच में जहर बुझे बोल के ट्रेलर के बाद अब बजरंग बली को सियासी दलों ने घसीट लिया है। जिन महाबली के आगे बड़े बड़े तुर्रम खां पानी भरते हैं, अब वही महाबली बजरंग बली बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बनते जा रहे हैं। चुनाव में रोटी कपड़ा मकान से हटकर बजरंग बली को मुद्दा बनाने के पीछे मकसद क्या है? पूरा विश्लेषण हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक चुनाव की सियासी पिच मोदी ने बदल दी है। अपने हिसाब से पिच तैयार कर ली है, जैसा चाहते थे वैसी ही पिच तैयार हुई है। और इस पिच पर कांग्रेस खेल भी पाएगी या नहीं, डाउट है। कर्नाटक चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह गया, जुबानी जंग की सुनामी बन चुका है। सांप और जहर अभी कम था, इसलिए अब इस चुनाव में बजरंग बली की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस को लगा कि घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात शामिल करेगी तो वाहवाही मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने उसी के घोषणा पत्र से अपनी सुविधानुसार उसमें से बजरंग बली निकाल लिया। वैसे चुनाव में बजरंग बली सुविधानुसार प्रकट हो ही जाते हैं। 2018 में बुक्कल नवाब ने दावा किया कि हनुमान जी मुसलमान थे। जहाँ तक हनुमान जी की बात होती है और जात धर्म में बांटने की, हम आपको बता दें कि हनुमान जी जो थे वो पूरे विश्व के थे, हर धर्म के थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। तब जवाब में योगी सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दावा किया कि बजरंग बली जाट थे।
जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें जरूर कूद पड़ता है। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। 2018 में ही राजस्थान के एक चुनावी जनसभा में खुद योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित कह दिया। हम सब का संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए, बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। फर्क बस इतना था कि पहले पूरी लड़ाई बजरंगबली की जाति पर टिकी थी और अब पूरी लड़ाई बजरंगबली को कौन कितना भुना सकता है इस पर आ चुकी है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यानी दिल्ली वालों को भी बजरंगबली चाहिए और कर्नाटक वालों को भी। दिल्ली से कर्नाटक पहुंचते पहुंचते बजरंगबली बहुत बदल जाते हैं। जिनके सौम्य छवि का अब तक आपने दर्शन किया है, वो दक्षिण में जाते जाते एंग्री बजरंगबली बन जाते हैं। शायद ये सब देखकर बजरंगबली भी सोच में पड़ जाएं कि उनका असली रूप क्या है और वो किसके हैं। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहद संकट में है और जब जब किसी पर कोई संकट आता है तो वो संकट मोचन को याद करता है। संकट मोचन हमारे बजरंगबली हैं। बजरंगबली पर हो रही ये भिड़ंत लोगों को पता होनी चाहिए कि बजरंगबली ने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया है। इस बार 40% कमीशन वालों को क्या बजरंगबली मदद कर पाएंगे, ये कर्नाटक की जनता में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली मुद्दा क्यों बन गए? इसी कर्नाटक की अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला को बजरंगबली का जन्मस्थान माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है। इसी हम्पी में अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है। ये पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किष्किंधा का जिक्र रामायण में भी मिलता है। वैसे तो हिंदू धर्म में संतों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ जानकार दावा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म इसी अंजनाद्री पर्वत पर हुआ। अब उसी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और उसी कर्नाटक की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया कि अगर उसकी सरकार आ गई तो वो बजरंग दल, पीएफआई और नफरत फैलाने वाले दूसरे अन्य संगठनों को बैन कर देंगे। लेकिन बजरंग दल में दल गायब हो गया और पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली पर शिफ्ट हो गया। वैसे बजरंगबली का चुनाव में प्रयोग ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी एक प्रयोग हो चुका था साल 2018 में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। और अब की बार भी बजरंगबली पर बहस लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ ही महीने पहले शुरू हुई है। ये संयोग है या प्रयोग? बजरंगबली की कर्नाटक में बजरंग दल के 4,500 से ज्यादा अखाड़े हैं। पूरे राज्य में उसके करीब 38,000 एक्टिव मेंबर हैं। कर्नाटक की पूरी राजनीति मठों पर टिकी होती है, लेकिन उसी कर्नाटक में 2% ईसाई और 4% मुस्लिम बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्य में हिजाब विवाद तो याद ही होगा आपको। पूरे कर्नाटक में बजरंग दल की सक्रियता की सबसे बड़ी वजह धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और स्कूल और कॉलेजों में हिजाब का विवाद है। कुछ दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता ने हिजाब पहनने का विरोध किया तो कुछ लोगों ने हर्षा नाम के उस कार्यकर्ता की चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
लेकिन बजरंग दल भी दूध का धुला नहीं है। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। Who are promoting enmity in the society, who are promoting hatredness in the society. And Prime Minister sir, what about this news item? I want answer from you. A Dalit boy was killed by one organization. The name of the organization is Bajrang Dal. आप बजरंग दल के बराबर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक दलित बच्चे की हत्या कर दी, ये देखिए आपके सामने, उसके बराबर पवन पुत्र हनुमान को बनाना चाहते हैं। Had you visited this boy? Had you visited this family members of this boy? Had you asked the 40% Commission Sarkara to file an FIR against those people who were involved in the murder of this Dalit boy? Do you think that Dalits are not Hindus? Prime Minister sir, do you feel that Dalits are not Hindus? 1 अप्रैल 2021 हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम नौजवान पर हमला हुआ और आरोप बजरंग दल के लोगों पर लगा। 18 जनवरी 2022 गड़ग में 20 साल की हिंदू लड़की के साथ जा रहे मुस्लिम नौजवान पर हमला हुआ, एक शख्स की मौत हो गई और आरोप बजरंग दल पर लगा। 1 अप्रैल 2022 शिवमोगा में मुस्लिम मीट व्यापारी पर हमला हुआ, 5 बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। 2008 में मंगलौर में चर्चों पर हमला हुआ, आरोप बजरंग दल पर लगा, खुद येदियुरप्पा ने जांच कमेटी बनाई थी। 1 जून 2018 मवेशियों को अवैध तरीके से ले जा रहे शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, इसका आरोप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ही लगा। 28 नवंबर 2021 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया और चर्च में घुसकर प्रार्थना सभा रुकवा दी। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है भाई। बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। सिर्फ कुछ घटनाएं वजह नहीं, बल्कि इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण वोट बैंक भी है। पूरे कर्नाटक में करीब 12 लाख ईसाई वोटर्स हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत और हार में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ 4% मुसलमान वोटर्स भी हैं। कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। हाल ही में बसवराज सरकार ने इस पूरे ओबीसी आरक्षण के ढांचे को बदल दिया। इस 32% आरक्षण में 4% मुस्लिम आरक्षण था, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया। इसके बाद जो ओकालिंगा समुदाय को 4% आरक्षण मिलता था, वो कोटा बढ़कर 6% हो गया। इसके अलावा लिंगायत समुदाय का जो 5% आरक्षण था, वो बढ़कर 7% हो गया। चुनाव से पहले इसे वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बीजेपी जो काम चुपके करना चाहती थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने वो काम आसान कर दिया। और अब प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ, सबको खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग करने का मौका मिल गया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। वैसे बजरंग दल का विवादों से बहुत गहरा नाता रहा। वैलेंटाइन डे पर मारपीट करना हो या फिर जगह जगह प्रार्थना सभाओं को ना होने देना। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। अक्टूबर 1984 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम जानकी यात्रा निकाली जा रही थी।
यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी और बाबरी विवाद के चलते इस पर खतरा था। वीएचपी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी सरकार से यात्रा की सुरक्षा की मांग की, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। ऐसे में तब संतों ने एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसका काम था राम जानकी यात्रा को सुरक्षा देना। इस यात्रा को सुरक्षा देने वाली टोली को नाम दिया गया बजरंग दल। कहा जाता है कि बजरंग दल की स्थापना करने के पीछे विनय कटियार का आइडिया था। दुनिया को बजरंग दल की स्थापना के पीछे का उद्देश्य बताया गया गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा करना। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो आग से खेल रही, और आग से खेलना आसान नहीं होता। वो खिलाड़ी को नष्ट करती है। वो होलिका का जैसा प्रयत्न ना करें। ये तुलना ठीक नहीं है। इस बात में किसकी असहमति है कि अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई करता है, काम करता है, तो कार्रवाई हो, और बजरंग दल पर तो ऐसा कोई आरोप नहीं आता।